हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि आपका आस्था आईएएस के द्वारा जो आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका आज हम लोग देखेंगे। बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स का आपका होने वाला है। टेस्ट नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 का आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है। अगर पार्ट 1 अभी तक आप अगर नहीं देखें तो प्लीज़ भेज जाइए पीछे और पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज आपका पार्ट 2 होगा, यानी 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को भी 1.10x पर जरूर देखिए। वीडियो का स्पीड थोड़ा पहले ही बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए वही चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर, क्योंकि 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और उससे पहले भी आप अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अभी तुरंत कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और बताइए, अजात शत्रु के बारे में क्या रही है? अजात शत्रु के बारे में क्या रही है बताइएगा। अजात शत्रु के बारे में क्या रही है? तो आपका देखिए, उन्होंने लिच्छवी गणराज्य को हराया था, ये आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ये बिल्कुल आपका गलत है। याद रखिए, इसका सही उत्तर आपका केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, इसके बारे में सोल्यूशन से जानते हैं हम लोग। तो ये अजात शत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को पराजित कर मगध की शक्ति को बढ़ाया, जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय समानता उदयन को दिया जाता है, इसीलिए पहला कथन सिर्फ सही होगा। याद रखिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। पाटलिपुत्र का महत्व किस बात से रहा है? पाटलिपुत्र का महत्व किस बात से रहा था? तो किस बात से? तो गंगा और सोन नदियों का संगम कब रहा था, ये बिल्कुल सही है। उसका राजनीतिक सैन्य स्थिति आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, समुद्र तट का निकटता, ये आपको बिल्कुल सही नहीं होगा। ध्यान रखिए। देखिए, इसके सोल्यूशन से देखते हैं हम लोग। तो ये पाटलिपुत्र का महत्व उसके भौगोलिक स्थान के कारण था, क्योंकि यह गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित था। इसके व्यापार और परिवहन में सुविधा मिली, साथ ही इसकी राजनीतिक सैन्य स्थिति भी मजबूत थी। समुद्र के पास ना होने के कारण तीसरा कथन गलत है। याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका सही है। अगर आप लोग को क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ताकि सोल्यूशन से आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो महावीर के संदर्भ में सत्य हैं। महावीर के बारे में क्या सत्य हैं? तो महावीर के बारे में सत्य हो जाएगा कि उनका जन्म विजी संघ के वैशाली में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। 2 में उनके पाली भाषा में उपदेश दिया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? महावीर का जन्म वज्जी संघ के क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय का गणराज्य था। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। देखिए, बोल दिए ना, या बोल रहा पाली भाषा में नहीं, प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे, इसीलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। तो जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या शामिल है? जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या शामिल है? तो जैन धर्म के सिद्धांतों में आपका क्या शामिल है? ध्यान में रखिए। देखिए, अनेकात्ववाद आपका शामिल है और आपका अहिंसा शामिल है। ईश्वरवाद आपका शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, जैन धर्म में आपका 2 ही सिद्धांत आपका शामिल है, एगो अनेकावाद और एगो अहिंसा। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में अनेकावाद, सत्य के अनेक पक्ष और अहिंसा शामिल है। जैन धर्म के श्रेष्ठ की रचयिता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। क्या? ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसीलिए कथन 1 और 2 सही है और 3 आपका गलत है। याद रखिएगा। बताइएगा, गौतम बुद्ध के बारे में क्या असत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या असत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में आपका प्रथम उपदेश वैशाली में दिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी बुद्ध को ज्ञान में बोधगया में मिली थी, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। बताइएगा, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे आपका? तो प्रथम उपदेश शायद आपका राजगीर में दिए थे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा एकदम। देखिए, हाँ, राजगीर में दिए। प्रथम बोधगया कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। देखिए, 81वां प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों में सही सुमेलित नहीं है। बौद्ध संगीतियों में कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम आपका बौद्ध संगीति कहाँ होता है? राजगीर में आपको बिल्कुल सही। देखिए, अब यहाँ पे प्रथम बौद्ध उपदेश कहाँ वैशाली में दिया? नहीं, आपका राजगीर में दिए थे। यहाँ देख लीजिए, नीचे भी आपको उसका जस्ट नीचे आंसर मिल गया। द्वितीय आपका वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ आपका कन्नौज में होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित नहीं है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। चाणक्य को माना जाता है, तो चाणक्य को क्या माना जाता है? तो चाणक्य को आपका जो अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं, मौर्य साम्राज्य के निर्माता माने जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों आपका माने जाते हैं। चाणक्य को आपका दोनों माने जाते हैं, याद रखिएगा।
देखिए मेगास्थनीज प्रसिद्ध हैं, मेगास्थनीज प्रसिद्ध हैं। तो मेगास्थनीज देखिए आपको यह यूनानी दूत था, ये बिल्कुल आपका सही है। उनके इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया, बिल्कुल आपका सही है, वो हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सबको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आए थे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न बताइए, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सही है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या सही है? तो याद रखिएगा, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमार गुप्त द्वारा स्थापित, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न बताइए, गुप्त काल के संदर्भ में सत्य हैं, गुप्त काल के संदर्भ में सत्य हैं। तो गुप्त काल के संदर्भ में आपको कौन सा सत्य हो जाएगा? देखिए कन्नौज गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। देखिए गुप्त काल को स्वर्ण का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा अत्यधिक विकास हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सत्य हैं, बताइएगा चंद्रगुप्त बारे में क्या सत्य हैं? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के बारे में उसने लिच्छवी वंश का विवाह किया, लिच्छवी वंश से विवाह किया, बिल्कुल आपका सही है। उसने महाधिराज की उपाधि धारण की, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपका दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया, किसके बारे? कुमार देवी से विवाह किया। उन्होंने उसकी राजधानी शक्ति बढ़ी, उसे महाधिराज की उपाधि धारण कर ली और अपने सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं भैया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जानते हैं 10 को वीडियो अभी तक हम पोस्ट कर चुके हैं, उसमें व्यूज़ तो जाता है 1000 जाता है, 200, 500, 800, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर मात्र 1-2 करके आता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, सब्सक्राइबर का बहुत ज़रूरत है। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के संदर्भ में आप लोग बोलिएगा सब्सक्राइब के लिए मरता है भैया, एक सब्सक्राइब जब आता है ना तो बहुत खुशी होता है एकदम से। इलाहाबाद स्तंभ लेख के संदर्भ में सत्य हैं, बताइए क्या सत्य है, किसके बारे में? इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इसमें है, यह हरिसेन ने लिखा है, इलाहाबाद स्तंभ आपका हरिसेन लिखे हैं, बिल्कुल आपका हरिसेन लिखे हैं, याद रखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। देखिए ना, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन है, किसका? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का नहीं है, किसका है? तो समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका, चलिए पूरा इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 का, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। कौन लिखा है? हरिसेन लिखे हैं। देखिए हरिसेन लिखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइए गुप्त प्रशासन के संदर्भ में क्या सही है, बताइएगा गुप्त प्रशासन के संदर्भ में क्या सही है? तो याद रखिएगा, देखिए आपका प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था, भुक्ति भी कहा जाता था, क्या आपका एक सही है? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिले को विषय कहा जाता था, विषय कहा जाता था, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों कथन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। बताइए धर्मपाल की उपलब्धियां हैं, धर्मपाल की क्या उपलब्धियां हैं? तो धर्मपाल की उपलब्धियां, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने साम्राज्य बंगाल से कन्नौज तक फैला था, बिल्कुल आपका सही। उनका साम्राज्य बंगाल से कन्नौज तक फैला था, बिल्कुल सही उत्तर। किसका? आप खाली क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, लेकिन देखिए धर्मपाल की साम्राज्य बंगाल से कन्नौज तक फैला हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन को विशेष रूप से देखना है। बताइए पालकालीन शिक्षा केंद्र थे, बताइए पालकालीन शिक्षा केंद्र कहाँ थे? तो बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, बिल्कुल सही है। द्वंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार से, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका, केवल दोनों आपका सही है। देखिए पाल काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और द्वंतपुरी विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्र विकसित हुए हैं, दोनों ही सही है। 91 नंबर प्रश्न देखिए, सेन वंश क्यों प्रसिद्ध है? बताइए सेन वंश क्यों प्रसिद्ध है? तो सेन वंश आपको, जिसने उन्होंने पाल वंश का अंत किया था, इसीलिए आपको ये सेन वंश प्रसिद्ध है। ये बौद्ध धर्म का समर्थक थे, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सेन वंश ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। कौन सा? ब्राह्मण।
याद रखिए, बौद्ध धर्म को नहीं, ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। याद रखिएगा, उन्होंने पाल वंश का अंत किया। इस वंश ने बंगाल में शासन किया और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताते हैं, लक्ष्मण सेन कौन था? बताइए लक्ष्मण सेन कौन था? सबसे बढ़िया इजी क्वेश्चन में, सेन वंश का प्रमुख शासक था, बख्तियार खिलजी ने उसे पराजित किया। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आ रहा भैया, बख्तियार खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? बख्तियार खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, देखिए उसने बिहार पर आक्रमण किया, बिल्कुल आपका सही है। बख्तियार खिलजी ने आपको बिहार पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, दोनों कथन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 94 को, मध्यकालीन बिहार के बारे में क्या आपका कौन सा कथन आपका सही है? याद रखिएगा, देखिए मध्यकालीन बिहार यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। क्या आपका सही हो जाएगा? कथन एक आपका सही है। देखिए तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह इक्तादारी व्यवस्था लागू थी, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए केवल एक आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मध्यकाल में बिहार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना। यहाँ सूबेदारी व्यवस्था लागू हुई थी, इक्तदारी व्यवस्था नहीं, सूबेदारी व्यवस्था लागू हुई थी। याद रखिए, लागू हुई थी। इसके अंतर्गत प्रशासन प्रांतों में विभाजित था। याद रखिएगा। चलिए, शेरशाह सूरी से संबंधित हैं, तो शेरशाह सूरी से आपका कौन संबंधित हैं? तो शेरशाह सूरी से आपका जो है सो हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने आपका हुमायूं को हराया था, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। एक आपका गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने आपका हुमायूं को हराया था, ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। याद रखिएगा। देखिए, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार हैं, तो शेरशाह के प्रशासनिक सुधार आपका भूमि का मापन प्रणाली है और डाक व्यवस्था। याद रखिएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। रुपया सोना से बनाया गया, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। देखिए, शेरशाह ने भूमि मापन प्रणाली, डाक व्यवस्था और रुपया मुद्रा जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए हैं। इसने प्रशासन और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। मतलब ग्रैंड ट्रक रोड के बारे में सत्य हैं असत्य हैं? ग्रैंड ट्रक रोड के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये शेरशाह ने विकसित किया, ये तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 में यह बंगाल में मध्य एशिया तक जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। मुगल काल में बिहार के किस प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना जाता था? मुगल काल में बिहार किस प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना जाता था? तो ये आपका सूबा इकाई के रूप में जाना जाता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, 1580 ईस्वी में जब मुगल सम्राट अकबर ने अपना साम्राज्य का पुनर्गठन करते हुए 12 प्रांतों पर विभाजित किया, तब बिहार को एक अलग सूबे का दर्जा दिया गया था। मुगल प्रशासन की सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई सूबा ही होती थी, जिसके बाद यह प्रांगणों और ग्रामों में बांटा जाता था। याद रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न बताइएगा, उत्तर मुगल काल का प्रमुख परिणाम क्या था? उत्तर मुगल काल का प्रमुख परिणाम क्या था? तो आपका ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो। ये सब क्वेश्चन देखिए भैया, उतना कोई हार्ड नहीं है, सबको थोड़ा सा आप लोग को सिर्फ देखते हुए जाना है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन प्रांतों को सही करें। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन प्रांतों को सही करें। चलिए सही करते हैं। देखिए, बताइए, तारीखे शेरशाही के लेखक आपका कौन है? तो अब्बास सरवानी है, बिल्कुल आपका 1 में हो जाएगा। बताइए, वाक़ियाते मुस्ताकी के लेखक आपका कौन है? तो रज्जू कुल्लात है, ये आपका 2 में हो जाएगा। देखिए, अफसानाए जहाँ के लेखक आपका कौन है? तो आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, बसाती नूल पूछ आपका हो जाएगा इख्तिसान दहलवी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिलान करने में कठिनाई हुई, लेकिन बढ़िया से हो गया। तो बिहार के किस मुगल प्रशासन के राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ? तो बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो आपका शेरशाह आलम द्वितीय का आपका जो है सो
आपका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, याद रखिएगा। 102वां प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 1857 के विद्रोह बिहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है, याद रखिए। देखिए उनका मुख्य केंद्र बलिया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान बिहार का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनका मुख्य केंद्र आपका क्या तत्कालीन शाहाबाद थे। कौन था? शाहाबाद जिले का जगदीशपुर आरा था, जगदीशपुर आरा था, याद कर दीजिएगा। अब जगदीशपुर आरा लिख दीजिएगा, जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा था, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। 103 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार में 1857 का विफलता का कारण नहीं है। बताइए बिहार में 1857 की विफलता का कारण नहीं है। कब विफलता का कारण आपका कौन सा नहीं है? तो विफलता का कारण आपका जो है सो इसमें से कोई भी नहीं है। संसाधनों की कमी नहीं है, नेतृत्व का अभाव नहीं था, अंग्रेजों का श्रेष्ठ सैन्य शक्ति भी आपका नहीं था, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी आपका जो है सो विफलता का कारण नहीं था। चंपारण आंदोलन क्यों प्रसिद्ध है? चंपारण आंदोलन क्यों प्रसिद्ध है? तो चंपारण आंदोलन नील की खेती से जुड़ा था, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल सही, करना इजी क्वेश्चन है भैया। बताइए जनजातीय आंदोलन के बारे में सत्य हैं। जनजातीय आंदोलन के बारे में सत्य हैं। तो जनजातीय आंदोलन के बारे में आपका संथाल एवं मुंडा सबसे बड़े आंदोलन थे, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में असत्य हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा आपका गलत है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा गलत है? तो इसमें देखिए वर्तमान सिवान के जिले में जन्म हुआ था, बिल्कुल ये तो आपका सही है। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये भी आपका सही है। इनकी मृत्यु पटना में हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर कौन, इसमें बोला कौन सा असत्य है, लेकिन इसमें से आपको कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। असहयोग आंदोलन बिहार के बारे में सत्य हैं। असहयोग आंदोलन बिहार के बारे में कौन सा आपका सत्य है? तो याद रखिएगा, देखिए आपका बिहार में इसका प्रमुख कार्यकर्ता स्वामी विधानानंद थे, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बाकी एक इसका नमक सत्याग्रह किया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों घटनाएं प्रमुखता से देखी गई है। महात्मा गांधी ने आह्वान पर पूरे देश की तरह से बिहार में हजारों छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद ने इस आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों को लामबंद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा बताइएगा, क्या असहयोग आंदोलन बिहार के बारे में क्या इसमें नमक सत्याग्रह किया गया था? क्या आपका ये एक सही होगा? तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा भैया, देखिएगा एक आपका क्या सही होता है, लेकिन इसका सही उत्तर तो आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए नमक सत्याग्रह का हिस्सा इसका हिस्सा था, तो ये भी तो वही क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के बिहार में क्या सत्य है? तो ये भी शायद आपका एक भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसमें सत्याग्रह नमक सत्याग्रह का हिस्सा था, जो कि बिल्कुल कथन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका है हेनरी डेविड थोरो द्वारा सविनय अवज्ञा अवधारणा दी गई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित हैं। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से किससे संबंधित हैं? तो याद रखिए किससे संबंधित हैं, तो ये आपका बिहार में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। बिहार में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण बलिया जेल में बंद थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। याद रखिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जयप्रकाश नारायण बलिया जेल में बंद थे, जयप्रकाश नारायण बलिया जेल में बंद थे, ये तो आपको बिल्कुल सही है भैया, भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के से संबंधित है, एक तो आपका सही है, बिल्कुल सही है। देखिए इनमें देखते हैं, यानी कि दूसरा कथन आपका असत्य है कि जयप्रकाश नारायण बलिया जेल में बंद थे। वास्तव में ये भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में, अच्छा गलत है भैया, तो बलिया जेल में बंद नहीं है, आपका हजारीबाग के सेंट्रल कौन सा जेल में था?
तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध किससे हैं? तो ध्यान रखिएगा, देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का जन्म आपका संबंध किसान सभा के संस्थापक थे, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में जन्म हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा भैया। बिहार के प्रमुख नेता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो कार्य किया गया, मतलब बिहार के प्रमुख नेता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या थे? तो आपका थे पटना में लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा ने आपका पटना में लाइब्रेरी की स्थापना किए थे, याद रखिए। 112 नंबर प्रश्न होता है, बिहार का विभाजन 1912 में हुआ, इस संबंध में असत्य हैं। तो बिहार में विभाजन 1912 में हुआ, इस संदर्भ में असत्य हैं, मतलब इस संदर्भ में कौन सा आपका असत्य है? तो बंगाल 1912 में बंगाल से अलग हुआ था बिहार, बिल्कुल सही है। पटना की राजधानी बनी थी 1912 में, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सही। 1912 में असम बिहार से भाग बना रहा, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। 113 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिहार में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा, मुख्य उद्देश्य क्या था? जिनका मुख्य उद्देश्य आपका जो सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। तो ब्रह्म समाज का प्रथम बिहार में किस क्षेत्र में दिखा? तो ब्रह्म समाज का प्रथम बिहार में किस क्षेत्र में, ब्रह्म समाज का प्रभाव बिहार में किस क्षेत्र में दिखा? बताइए किस क्षेत्र में दिखा था? तो ये आपका समाज सुधार में दिखा था। किसमें? समाज सुधार में दिखा था। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य हैं, आर्य समाज के संदर्भ में क्या सत्य हैं? तो आपका देखिए वेदों की ओर लौटने पर बल दिया, याद रखिए। तो केवल कथन एक आपका सही हो, कथन दो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम है, सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या परिमाण है? बताइएगा क्या परिमाण है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न भैया। देखिए जाति सुधार में, जाति प्रथा में सुधार, याद रखिए। दलित शिक्षा में वृद्धि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको जाति प्रथा में सुधार, ध्यान रखिए, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बिहार में अस्थायी बंदोबस्त हुआ तो वन लाइनर अभी लग ही ना रहा कि बीपीएससी का ये आपका सेट करवा रहे हैं, इसे लग रहा है कि बिहार पुलिस का सेट करवा, बिहार पुलिस का भी एकदम इसे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता है। तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, आप लोग को पता है भैया। तो अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें देखिए आपका कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जमींदारों की भूमि को मालिक बनाया गया था, क्या आपका ये सही है? बताइएगा। तो ये भी आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन से जानते हैं भैया। इसका आंसर तो देखिए हमको नहीं पता है, लेकिन इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वास्तविक और अस्थायी स्वामी माना जाता था, जमींदारों को ही। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं? इसमें कोई भी आपका सही नहीं है। किसानों को कर का बोझ बढ़ा, क्या आपको ये सही है? चलिए इसका आंसर भैया प्लीज़ आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। 118 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था, अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य आपका स्थिर राजस्व प्राप्त करना था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा है, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा है तो आपका गुप्त रूप से संचालित होती थी, याद रखिए। केवल एक आपका जुड़ा है, अहिंसक भी था, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों से सिर्फ गुप्त से संचालित होती थी, ये आपका जुड़ा हुआ था। अगला 121 नंबर प्रश्न बताइएगा, योगेंद्र शुक्ल के संदर्भ में क्या सही है? योगेंद्र शुक्ल के संदर्भ में क्या सही हैं? क्या सही हैं? तो देखिए वे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, ये तो आपको बिल्कुल सही है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए तिरहुत से संबंध था, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाता है। योगेंद्र शुक्ल के बारे में तीनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में किससे था? बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन का संबंध किससे था? बताइए किससे था? तो ये आपको गुप्त संगठन से था। किससे था? तो गुप्त संगठन से था, याद रखिएगा।
123 नंबर प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये क्या प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा, देखिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा था, बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रीय आंदोलन को गति में तेजी हुई, तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का कथन आपको बिल्कुल सही है। 124 नंबर प्रश्न बताइए, 2026 में प्रस्तावित 57,381 करोड़ का इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन फंड किस समस्या में निपटाने के लिए है? किस समस्या निपटाने के लिए आपका है? तो ये आपका वैश्विक आर्थिक झटके और आपूर्ति व्यवधान को आपका निपटाने के लिए आपका 57,381 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित किया गया था। चलिए, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स आ गया भैया, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। देखिए, जल महोत्सव 2026 जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इस दिन से प्रारंभ होता है, जिसे सुजलाम शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुजलाम शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जल महोत्सव 2026 की शुरुआत 8 मार्च 2026 को गुजरात के नवसारी जिले में साहेब गांव से की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। बताइए, IEPFA और सेबी द्वारा आयोजित निवेशक शिविर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से आपका किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये आपका देखिए किससे संबंधित है, तो आपको डिजिटल बैंकिंग विस्तार से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर पर देखिए, विकसित भारत गारंटेड फॉर रोजगार एंड उज्जीविका मिशन जी राम जी के लिए केंद्र सरकार के कितनी राशि आवंटित की गई थी? कितनी राशि निर्धारित की गई थी? जीवी राम जी के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो सबको पता भी है, 95,692 करोड़ रुपये आपका जो है सो निर्धारित की गई है। बताइए, चौपचारकूट बसंत उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मिजो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। क्या? चौपचारकूट बसंत उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपका मिजो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलो, 29 नंबर प्रश्न बताइए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा आपका जो है सो ये आपका आंकड़े जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 के। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना में पेंशन फंड मैनेजर के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पेंशन फंड मैनेजर के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? कौन सा संगठन आपका कार्य करता है? तो ये आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, ये आपका जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 31 की। बताइए, भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका महेंद्र सिंह धोनी को आपका किया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी किस प्रकार की सिविल सेवा विकसित करने का उद्देश्य रखता है? किस प्रकार का सिविल सेवा विकसित करने का उद्देश्य रखता है? तो ये आपका नागरिक केंद्रित और प्रौद्योगिकी सक्षम सिविल सेवा आपका जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन देखते हैं 132वें प्रश्न का। देखिए, वैश्विक एडटेक प्लेटफॉर्म वेंतेमंत ने भारत सरकार के साथ मिलकर सिविल सेवकों और सरकारी अधिकारियों के लिए उन्नत कौशल विकास प्रदान करने के लिए सहयोग किया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 को। BCCI नमन अवार्ड्स 2026 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? बताइएगा, BCCI नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये आप लोग को पता होगा भैया, क्रिकेट के बारे में आप लोग को कैसे नहीं पता होगा। तो शुभमन गिल और स्मृति मानधना को चुना गया है। क्रिकेट के बारे में आ जाएगा क्वेश्चन और आप लोग छोड़ दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया है? अधिनियम पेश किए हैं, तो आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में आपका जो है सो पेश किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर
135 की ओर। 1 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? 1 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ध्यान रखिए, उप थल सेना प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 136 की ओर। सेबी जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में किस अभिनेता को शामिल करते हुए चुनिए भरोसा अपनों अभियान लॉन्च किया है? तो ये आपका पंकज त्रिपाठी लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 137 को। भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का उप विजेता रहे हैं। वे पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी से हार गए थे? तो वो किस खिलाड़ी से आपका हार गए थे? तो ये आपका किस खिलाड़ी से हारे थे? तो ये आपका निन चून ई के साथ में आपका हार गए थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग 150 निम्नलिखित में से किस रक्षा तकनीकी से संबंधित हैं? हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग 150 निम्नलिखित में से किस रक्षा तकनीकी से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वनिर्मित अटैक ड्रोन से आपका संबंधित है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 चलिए बताइएगा 139 नंबर प्रश्न। हाल ही में ईरान द्वारा नाम वापस लेने की घोषणा के बाद चर्चा में रहे फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन 3 देशों द्वारा की जाएगी? किन 2 देशों के द्वारा की? पुराना करंट अफेयर्स है भैया, तो याद रखिए किन 2 देशों द्वारा की जाएगी? तो ये आपका देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा की जाएगी, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ईरान ने हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 से हटने की घोषणा की है। 2026 में विश्व कप की संयुक्त मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें टोटल देश आपका 48 गो देश आपका इसमें भाग लिए हैं। देखिए साथ है यानी कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऐप किन संगठनों द्वारा विकसित किया गया है? बताइए सेथ ऐप किस संगठनों द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा आपका ये जो है सो विकसित किया गया है। 141 प्रश्न देखिए, फरवरी 2026 में अंत में ईरानी राजनीतिक सुविधाओं के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए संयुक्त हमले और अमेरिका कोड नेम क्या था? अमेरिका के कोड नेम आपका क्या था? तो आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी थे। कौन सा? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी थे, याद रखिएगा। अगला 142 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए बताइए, फरवरी 2026 में हमलों में अयतुल्लाह अली खामोनेई की कथित मृत्यु के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो ये आपका देखिए मुजतबा खामनेई को किया गया, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143 की ओर। 2026 में अमेरिका क्षेत्रीय और सहयोग के खिलाफ ईरान के मुख्य जवाबी कार्रवाई का सबसे सटीक विवरण क्या है? देखिए 2026 में अमेरिका क्षेत्रीय और सहयोग के खिलाफ ईरान की प्रमुख जवाबी कार्रवाई का सबसे सटीक विवरण क्या है? तो सबसे सटीक विवरण आपका जो हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन 9 देशों के मिसाइल और ड्रोन हमले, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 144 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 144 अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जिस टाइम आप वीडियो काट के जाने लगिएगा भैया तो उस टाइम सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। 2026 में संघर्ष के दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के वैश्विक चिंता का चेक पॉइंट क्यों बना हुआ है? 2026 में संघर्ष के दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के वैश्विक चिंता का चेक पॉइंट क्यों बना हुआ है? चेक पॉइंट आपका क्यों बना हुआ है? तो ये आपका यह वैश्विक तेल का लगभग 20% और LNG शिपमेंट का 20 से 30% होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2026 में होने वाला 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुराना करंट अफेयर्स है तो आपका ये कनाडा करेंगे, याद रखिएगा। तो 46 नंबर पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लंबी सूची में शामिल होने वाली भारतीय पुस्तक कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लंबी सूची में शामिल होने वाली भारतीय पुस्तक कौन सी है? तो भारतीय पुस्तक आपका द हॉट लैम्प्स है। कौन सा था? हॉट लैम्प है, याद रख। तो
2025 में सुवेरिजेस एक्स बैंक पुरस्कार रिक्स बैंक माफ़ कीजिएगा भैया, सॉरी, तुम क्षमा मांगते हैं भैया आपसे। 2025 में सिवेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार अर्थशास्त्र के नोबेल निम्नलिखित में से किसे नवाचार संचालित विकास पर उनके कार्य के लिए दिया गया है? किसे आपका दिया गया है? तो ये आपका फिलिपिन अध्ययन पीटर होविट और जोएल मैक्योर को दिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नामो इला को ऐसा रहता है कि एकदम बोलने में दिमाग खराब हो जाता है। वीमेन, ये क्या बोल रहा है? वीमेन एम्पावरमेंट ट्रम्बेलेजर अवार्ड 2026 यानी कि ब्रिक्स CCI से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आपको जो सो कल्पना सोरेन को आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सही नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सही नहीं है, क्या आपका सही नहीं है? तो आपका याद रखिएगा, देखिए क्या सही नहीं है। तो COP31 दिल्ली भारत, आपका ये बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। COP30 ब्राज़ील, क्या है? बेलम ब्राज़ील। और G20 मियामी। SCO बिशेक किर्गिस्तान। ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन आपका डी भी आपका बिल्कुल गलत है। 150 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट द्वारा T20 विश्व कप जीता गया, इस संदर्भ में सत्य हैं? तो इस संदर्भ में आपका क्या सत्य है? देखिए भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, जो काट देंगे तो वो जो इसको गलत कर देंगे उसको भैया हम 2000 रुपये इनाम में देंगे। उपविजेता न्यूजीलैंड रहे थे, न्यूजीलैंड रहे थे, बिल्कुल आपको न्यूजीलैंड रहे थे। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट संजू सैमसंग रहे थे, बिल्कुल सही है। संजू सैमसंग नहीं रहता भैया तो हम लोग ये टूर्नामेंट जीत भी नहीं पाते। उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सत्य है। वीडियो हो गया समाप्त हुई। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।